कहानी का शीर्षक है बर्फ में दुख को हल्का करने का एक अनोखा तरीका था। यह वोल्गा नदी के किनारे बसे एक भूले बिसरे गांव की छतों पर गिरती थी। टूटी बाड़, पुराने घरों और यहाँ तक कि उन लोगों के पैरों के निशान भी ढक देती थी जो अपनी परेशानियों का कोई निशान नहीं छोड़ना चाहते थे। गरीबी की तरह सर्दी भी बिना पूछे हर घर में आ धमकती थी और बूढ़े मिखाइल पेत्रोव से बेहतर यह सच शायद ही कोई जानता हो। मिखाइल जूते ठीक करके अपनी रोजी रोटी कमाता था। ऐसे जूते जो किसी भी चमड़े की सहन शक्ति से कहीं ज़्यादा चल चुके थे। उसकी वर्कशॉप शायद ही किसी पेंट्री से बड़ी रही होगी, फिर भी उसके अंदर एक छोटा सा स्टोव जलता रहता था जिसकी गर्मी आग से ज़्यादा अटूट उम्मीद का नतीजा लगती थी। उसका एकमात्र साथी बोरिस नाम का एक झबरा कुत्ता था। किसी को याद नहीं था कि बोरिस कहाँ से आया था। कुछ लोग कहते थे कि वह सालों पहले एक रेजिमेंट के पीछे पीछे चला आया था। दूसरों का मानना था कि मालिक की मौत के बाद वह किसी जागीर से भाग आया था। बोरिस ने खुद कभी कोई सफाई नहीं दी थी। वह बस हर सुबह अपनी पूंछ हिलाकर और इतनी सच्ची वफादारी भरे भाव के साथ स्वागत करने में खुश रहता था कि गांव का सबसे चिड़चिड़ा इंसान भी नाराज नहीं रह पाता था। जब भी मिखाइल गांव में घूमता, बोरिस उसके साथ ऐसे शान से चलता जैसे कोई सैनिक किसी राजा की सुरक्षा कर रहा हो। हम दोनों में से किसी एक की तो इज्जत है, मिखाइल अक्सर कहता। अफसोस वह इंसान नहीं है। गांव वाले हंस पड़ते क्योंकि हंसी रोटी से सस्ती थी। एक कड़ाके की ठंड वाली शाम जब हवा जमी हुई नदी के ऊपर से किसी बूढ़ी विधवा के विलाप जैसी आवाज़ के साथ बह रही थी, मिखाइल को ताज़ी बर्फ के नीचे दबा हुआ चमड़े का एक छोटा सा पर्स मिला। उसके अंदर इतने रूबल थे जितने उसने कई सालों में एक साथ नहीं देखे थे। उसकी उंगलियां कांपने लगी। इतने पैसे से वह अपनी छत ठीक करवा सकता था, जलाने के लिए अच्छी लकड़ी खरीद सकता था और शायद बसंत आने से पहले मांस भी खा सकता था। लालच धीरे से फुसफुसाया। अक्सर यही उसकी सबसे असरदार आवाज़ होती है। फिर भी बोरिस ने वहाँ से हिलने से इनकार कर दिया। कुत्ते ने पर्स को सूंघा, सड़क की ओर देखा और फिर एक बार भौंका। क्या बात है? मिखाइल ने पूछा। बोरिस फिर भौंका और धीरे धीरे गांव के चौक की ओर खींचने लगा। पहले तो बड़बड़ाते हुए, फिर मिखाइल उसके पीछे हो लिया। वहाँ उन्हें चर्च की सीढ़ियों के पास एक बूढ़ी विधवा रोती हुई मिली। यह मेरी पेंशन है, वह रोते हुए बोली। मैंने इसे सस्ते में कहीं खो दिया। इसके बिना मैं दवा नहीं खरीद सकती। उसकी बात पूरी होने से पहले ही बोरिस ने पर्स को उसके जूतों की तरफ सरका दिया। महिला हैरान रह गई। उसने हर सिक्के को 2 बार गिना, फिर मिखाइल के झुर्रियों वाले हाथों को थाम लिया। आपने मेरी सर्दियाँ बचा ली। मिखाइल उदासी से मुस्कुराया। नहीं मैडम, उसने बोरिस के सिर पर हाथ रखते हुए जवाब दिया। मैंने बस अपने से ज़्यादा समझदार किसी की बात मानी। छोटे गांव में खबरें अजीब तरह से फैलती है। अगले हफ्ते तक हर कोई उस बूढ़े मोची और उसके वफादार कुत्ते के बारे में जान गया था। जो ग्राहक पुराने उधार भूल चुके थे, वे उन्हें चुकाने के लिए वापस आए। फटे पुराने जूतों की मरम्मत के बजाय नए जूतों का ऑर्डर दिया जाने लगा। बच्चे बोरिस के कानों के पीछे सहलाने के लिए रुकते, जबकि उनके माता पिता ब्रेड, सूप या जलावन की लकड़ी लेकर आते और थोड़ी देर वहीं रुकते। आखिरकार बसंत आ ही गया। बर्फ पिघलकर धाराओं में बदल गई जो रूस की हल्की धूप में चमक रही थी, और मिखाइल अपनी छोटी सी वर्कशॉप के बाहर खड़ा होकर बोरिस को गोरैया का पीछा करते हुए देख रहा था। वह पूरे जोश के साथ पीछा तो करता,
लेकिन उसे कामयाबी बिल्कुल नहीं मिलती थी। मेरे दोस्त, उसने धीरे से कहा, लोग अक्सर सोचते हैं कि किस्मत ज़ोर से दरवाज़ा खटखटाती है। वे गलत सोचते हैं। बोरिस ने ऊपर देखा। उसकी पूंछ खुशी से घास पर हिल रही थी। कभी कभी मिखाइल ने अपनी बात जारी रखी। किस्मत चुपचाप 4 वफादार पंजों पर चलकर आती है। और रूस के उस साधारण से गांव में, जहां सर्दियां लंबी होती थी और किस्मत का कोई भरोसा नहीं था, बहुत से लोग यह मानने लगे थे कि वफादारी से भरा दिल, चाहे वह किसी इंसान का हो या कुत्ते का, किसी भी मौसम से ज़्यादा ठंडी दुनिया में भी गर्माहट ला सकता है। अब यह कहानी यहीं ख़त्म होता है। थैंक्स।